चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अभिषेक जैन आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सभी इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट या फिर वायरमैन के भी स्टूडेंट है, उन सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। आपका इल्यूमिनेशन वाला चैप्टर चल रहा था, ठीक है। इल्यूमिनेशन में हमने लगभग आधा चैप्टर कवर कर लिया। अब आधा चैप्टर बचा है जिसमें हम सभी तरह की लैंप्स, कितनी तरह की लैंप्स आपके सिलेबस में, उन सभी लैंप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके सारी लैंप्स निपटाएंगे, चिंता मत कीजिए। अच्छे से, जितना अच्छे से हो सकेगा कि आपके कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना कटे, वो सारी लैंप मैं आपको कराऊंगा। तो आप क्या पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो पूरी वीडियो अंत तक देखेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सेटिंग कर लेते हैं। चलिए लैंप के टाइप हो गए थे, अब हम एक एक करके अपनी लैंप्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, हम लोगों के सामने लैंप आती है इनकैंडेसेंट लैंप। इनकैंडेसेंट लैंप थोड़ा बोलने में ऐसा लगता है कि जवान पे लकवा मार जाएगा, मगर हमें लकवा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बोलो तो ठीक है, ना बोलो तो भी ठीक है। इनकैंडेसेंट लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप तो जिस लैंप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों, यानी कि वो लैंप जो ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी दे, यानी कि बहुत तेजी से ग्लो। आपके घर में ये पीले रंग के बल्ब देखें जो होते हैं सफ़ेद रंग के, मगर पीले रंग का प्रकाश देते हैं और इतना प्रकाश देते हैं हाथ से तक। तो गर्मी सर्दी के टाइम में हम लोग क्या करते थे, इस बल्ब को जला के इस पर हाथ टेप लेते थे, क्योंकि लकड़ी जलाने की जरूरत नहीं और इतने हीट देता है कि आपको गर्म करने के लिए बहुत है। तो ये ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों देने वाले लैंप को इनकैंडेसेंट लैंप कहते हैं। अब ये कुछ टाइप्स के थे, दो प्रकार के थे। पहला था कार्बन फिलामेंट लैंप। अब कार्बन फिलामेंट लैंप क्या होता है? तो आप लोग ये देख रहे हैं, ये फिलामेंट होता है, ये जो फिलामेंट होता है जो ग्लो करता है। तो संरचना इसमें वायु रहित एक बल्ब होता था, ये बल्ब है जो कि एयर, बिल्कुल इसमें एयर नहीं होती थी। फिलामेंट लगाया जाता था जो कार्बन का होता था, और फिलामेंट को सहारा देने के लिए कांच का स्तंभ। तो देखिए ये दिख रहा है ना आपको, ये कांच का एक खंबा होता था, छोटा सा, आपने नली देखी होगी, और इसमें एक धात्विक तार का प्रयोग किया जाता था, धात्विक तार का प्रयोग किया जाता था। अब प्रणाली किस तरह से होती थी, इसका वर्किंग देखें। कार्बन फिलामेंट लैंप में से जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर ये इसका रेजिस्टेंस इतना हाई होता था कि ये गर्म हो जाता था और ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों उत्पन्न करने लगता था। इस लैंप का जो वर्किंग टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा, 100 डिग्री पे तो पानी बॉयल होने लग के भाप बन जाता है, तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक होता था। इससे अधिक तापमान पर, अगर इससे ज़्यादा होगा तो कार्बन का वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाता है, जिससे जो लैंप के भीतर का भाग काला हो जाएगा और कार्बन का ऑक्सीकरण होने से बल्ब में निर्वात उत्पन्न कर दिया जाता है। अब ऑक्सीकरण ना हो इसलिए ही तो हम लोग हवा नहीं रखते, बिल्कुल वैक्यूम यानी कि निर्वात रखा जाता है, ठीक है। निर्वात यानी कि वैक्यूम रखा जाता है, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इनकैंडेसेंट लैंप में, इनकैंडेसेंट लैंप में जो कार्बन फिलामेंट लैंप था, इसका लैंप का प्रकाश, इस लैंप का प्रकाश 2.5 से 4 ल्यूमेन प्रति वाट तक होता है। बात करें इसका कार्यकारी आयु, लगभग 600 से 800 वाट होती है। इसकी जो कार्यकारी आयु होती है दोस्तों, 600 से 800 घंटे काम करती है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एप्लीकेशन की बात करें, आज का इसका प्रयोग बहुत कम होता है, क्योंकि ये लोड के रूप में, मान लो बैटरी लोड, जब आप कहीं पर लैब्स वगैरह में प्रैक्टिकल करते हो तो वहाँ लोड लगाने के लिए ये काम में लिया जाता है। दूसरा, बैटरी चार्जिंग में ऊष्मा विकिरण उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। लाभ, इस लैंप का संस्थापन क्या है, लैंपली कसदी हो गया काम। प्रारंभिक लागत अधिक कम होती है, बहुत सस्ता आता है, 10-20 रुपये का। आयु कम होती है और ये बहुत ही कम मात्रा में प्रकाश प्रदान करता है, उससे ज़्यादा तो ये गर्मी प्रोवाइड करता है। तो ये था आपका कार्बन फिलामेंट लैंप। अब हम लोग बात करेंगे मेटेलिक फिलामेंट लैंप। अब मेटेलिक फिलामेंट लैंप भी देखिए 2 तरह का है। मेटेलिक फिलामेंट, अब ये जो हम लैंप पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसमें टाइप्स के भी टाइप्स होंगे, तो ठीक है। सभी चीज़ों को कोरिलेट करते हम लोग आगे बढ़ेंगे, डरने की घबराने की बात नहीं हुई। जय माता दी बोलते हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप। निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप क्या है कि इसकी कंस्ट्रक्शन, इसमें एक निर्वात युक्त कांच के बल्ब में, जो कांच का बल्ब होता है टंगस्टन। अब देखिए, पहले कार्बन का फिलामेंट था, लेकिन यहाँ आपने टंगस्टन का फिलामेंट प्रयोग किया है, और फिलामेंट को सहारा देने के लिए कांच का स्तंभ होता था तथा सपोर्ट वायर प्रयोग किया जाता था। कांच के स्तंभ में, जो आपका कांच के स्तंभ में एक छिद्र होता था, जिससे बल्ब को निर्वात करने के बाद ऊष्मा प्रक्रिया से बंद कर दिया जा सके। देखिए सेम टू सेम वैसा ही है, सिर्फ यहाँ जो फिलामेंट है ना, सिर्फ यहाँ पर जो फिलामेंट आप लोग प्रयोग कर रहे हो ये टंगस्टन का है, बाकी किसी भी तरह से कोई भी चेंजेस नहीं है, बस, ठीक है। देखिए, टंगस्टन फिलामेंट से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका भी प्रतिरोध उच्च होता है, जिससे ये अधिक गर्म हो जाता है और प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। ये लैंप कार्बन फिलामेंट लैंप की अपेक्षा अधिक प्रकाश, यानी कि जो कार्बन फिलामेंट लैंप था वो कम लाइट उत्पन्न करता था, जबकि टंगस्टन फिलामेंट लैंप अधिक प्रकाश उत्पन्न करता है। और इस यद्यपि गलनांक इसका थोड़ा कम है, 3400 डिग्री अधिक है। मान लो आप 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका कार्यकारी तापमान भी सेम कार्बन फिलामेंट लैंप की तरह 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे अधिक तापमान पर टंगस्टन वाष्पीकृत होने लगेगा। तो ये तो आपको पता है, और अंदर का भाग काला या धुंधला हो जाएगा।
चलिए, तो इसीलिए टंगस्टन का ताप गुणांक होता है 0.0051 और इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है 60 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर। विशेषताओं में बात करूं तो इस लैंप का प्रकाश 8 से 10 ल्यूमेन, जबकि वहां देखिए 2 से 4 था। कार्यकारी आयु 750 से 850 घंटे होती है और ये लैंप प्राय 25 से 250 वोल्ट तक के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो 250 वोल्ट तक के छोटी छोटी लाइटों में भी ये प्रयोग किए जाते हैं। सजावटी लाइट है, शादी ब्याहों पे जो लड़ियां लगाते हो, दिवाली पे जो लड़ियां लगाते हो ना, उसमें ये होती है, या फिर पिंपी लाइट, कैंडल लैंप या नाइट लैंप में इसे कहा जाता है। लाभ क्या है? आसानी से उपलब्ध है, कम लागत में आती है, तुरंत चालू किया जा सकता है, डिमिंग सर्किट में इस्तेमाल की जाती है। हानि की अगर मैं बात करूं, अगर इसके लॉसेस की बात करें तो इस लैंप के द्वारा ऊर्जा का 90% भाग, जो एनर्जी का 90% भाग तो हीट एनर्जी में वेस्ट हो जाता है, केवल एक्चुअल हमें 10% मिलता है, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। आजकल आपने देखा होगा इस तरह के लैंप भी नहीं मिलते। तो वैक्यूम वाला हो गया। अब आएगा गैस मेटालिक फिलामेंट लैंप, यानी कि यहाँ गैस भरी रहती है। अब कौन सी गैस है देखेंगे। संरचना इसकी किस तरह से होती है कि इस लैंप की संरचना निर्वात प्रकार के धात्विक फिलामेंट के समान होती है। जो वैक्यूम टाइप है ना, सेम टू सेम इसकी तरह। अंतर क्या है कि इस बल्ब में निर्वात पैदा करने के स्थान पर, यानी कि हम निर्वात नहीं करते, कोई गैस भर देते हैं। जैसे निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस होती है, जो कि हो सकती है आर्गन, नाइट्रोजन अथवा इन दोनों गैसों का मिश्रण भी रख सकते हैं। दूसरा अंतर क्या है कि यहाँ फिलामेंट की लंबाई अधिक रखी जाती है। अब लंबाई अधिक है मगर बल्ब का साइज छोटा था, इसीलिए इसको क्या है, रिंग के आकार में गोल गोल घुमाकर रिंग के आकार में लगाया जाता है। इस लैंप में भी फिलामेंट निर्माण के लिए टंगस्टन, अच्छा ये लैंप में भी फिलामेंट के लिए टंगस्टन धातु है, मगर अंतर क्या है, गैस भर दी। कौन सी? या तो आर्गन या नाइट्रोजन या फिर इन दोनों का मिश्रण। चलिए अब देखेंगे कार्यप्रणाली। इस प्रकार के लैंप में निर्वात पैदा करने के स्थान पर निर्वात नहीं करेंगे, आपको क्या देखना है, गैस फिलामेंट लैंप में हम लोग एक गैस भर देंगे, वो गैस कोई सी भी हो सकती है। तो गैस भर दी। अब तापमान की बात करें तो इस लैंप का तापमान 2500 से 2700 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, और गैस भरे लैंप की कार्यप्रणाली वैक्यूम टाइप के लैंप के समान ही होती है। विशेषताओं में बात करें तो ये 40 वाट से 1500 वाट तक की वाटेज में बनाई जा सकती है, और 200 वाट तक के लैंप में तो बायोनेट कैप का प्रयोग करते हैं। और अगर इससे बड़ा है, तो देखिए बायोनेट कैप ऐसा होता है, और अगर इससे बड़ा है तो रिंग टाइप, यानी कि गोलियत एडिसन लैंप। 200 वाट तक के आपने बल्ब देखे हो तो बायोनेट कैप क्या आते हैं कि उन्हें घुमाकर ही दोनों पिनों को फंसा दिया जाता है, कैप पिन। और अगर 200 वाट से अधिक है तो हम लोग गोलियत एडिसन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही तो पूछेगा एग्जाम में, और क्या पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ यही पूछा जाएगा। ध्यान से और अच्छे से पढ़ें। इन लैंप की आयु बहुत अधिक होती है, 1000 से 1200 घंटे, 10 से 12 लुमेन प्रति वाट प्रकाश देते हैं, और सिंगल फेज 250 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। लाभ देखिए, इस लैंप के प्रकाश को मंद या माने कि कम ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं, तुरंत चालू कर सकते हैं, और ये अपेक्षाकृत अच्छा प्रकाश उत्पन्न करता है। हानि, इसमें भी ऊर्जा का अधिकतर भाग ऊष्मा के रूप में व्यर्थ हो जाता है, यानी कि भाई व्यर्थ तो हो रहा है, कुछ भी हो व्यर्थ तो हो रहा है। इन लैंप के बाद, ठीक है, अभी अपन ने कौन सी लैंप पढ़ी, अपन ने लैंप का एक टाइप कंप्लीट कर दिया, जो कि आपका था इनकैंडिसेंट लैंप। इनकैंडिसेंट लैंप हो गया। देखिए हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ा था, इनकैंडिसेंट लैंप हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे गैस डिस्चार्ज लैंप, जिसमें सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, फिर मरकरी वेपर लैंप के भी 2 टाइप आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं गैस डिस्चार्ज लैंप। अब गैस डिस्चार्ज लैंप से हम लोग क्या समझ कि क्या इसमें गैस डिस्चार्ज होगी, बिल्कुल गैस डिस्चार्ज होगी इसमें। देखिए इस प्रकार के लैंप में निष्क्रिय गैस के साथ साथ, यानी कि इनर्ट गैस जो डाली है, इसके साथ साथ सोडियम या मरकरी की वेपर, यानी कि जो भाप प्रकार की होती है, ठीक है, सोडियम तथा मरकरी की वेपर भी भरी जाती है। इस लैंप में 2 इलेक्ट्रोड फिलामेंट स्थापित किए जाते हैं। ये जो आपकी लैंप है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स फिलामेंट स्थापित किए जाते हैं, और इनके मध्य विभवांतर प्रदान करने पर, जैसे इनके मध्य आप वोल्टेज दोगे, वोल्टेज अंतर आएगा, तो जो गैस वेपर आपने भरी है, वाष्प भरी है सोडियम और मरकरी की, इनका आयोनाइजेशन प्रारंभ हो जाता है, और वाष्प के परमाणु इलेक्ट्रॉन्स, अभी जो वाष्प है इसके परमाणु जो होंगे इलेक्ट्रॉन इमिट करने लगेंगे, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन के कारण आपकी लाइट ग्लो होने की। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हुए किससे, वाष्प से, जो आपने सोडियम या मरकरी की डाली, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से धन इलेक्ट्रोड की ओर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो ये होल्स की तरफ एक्टिवेट होंगे, एवं तीव्र मुक्त इलेक्ट्रॉन व गैस परमाणु के बीच टकराव होगा। टकराव होने से प्रकाश उत्पन्न होगा। तो इसीलिए इस लैंप को गैस, क्योंकि आपने सोडियम और मरकरी की वेपर डाल दी, अब जैसे ही आप सप्लाई दोगे इलेक्ट्रॉन्स फुल होंगे, तो इसकी वेपर रिलीज होगी, गैस रिलीज होगी, और इसी रिलीज से इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे परमाणुओं से, और आपको प्रकाश मिलेगा। इसीलिए इसे गैस डिस्चार्ज लैंप कहा जाता है। अब ये 2 तरह की है, सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप।
सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप, ये दो तरह की है। क्या ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर है? क्लियर है तो अभी के अभी आप मुझे कमेंट में लैंप लिख के दिखाएंगे, ठीक है। जिसको अगर यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है तो लैंप लिख के आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। लैंप लिख के आप सभी लोग एक बार मुझे कमेंट करेंगे। चलिए अभी आपको क्लियर है, बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है। चलिए तो अब हम देखते हैं सोडियम वेपर लैंप क्या होता है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। अभी मैंने आपको जैसे वर्किंग बताई कि सोडियम वेपर लैंप किस तरह से होती है, कि इसमें कुछ वेपर होती है या तो मरकरी की या सोडियम की, ये हम भर देते हैं और ये जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है, इमिट होता है, उत्सर्जन होता है, तब उस क्रिया से हमारा प्रकाश उत्पन्न होता है। देखिए इसमें एक यू आकार की कांच की ट्यूब, ठीक है, एक यू आकार की ट्यूब होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड होता है। देखिए साथ साथ पढ़ते बताता है, ये एक यू आकार की ट्यूब है जिसके सिरों पर दो ऑक्साइड डाले पे टंगस्टन, यानी कि सिरे जो आपका फिलामेंट है वो टंगस्टन वाला फिलामेंट को यहाँ पे इलेक्ट्रोड करें हैं। तो यहाँ पे देखिए अंदर टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है। ट्यूब में सोडियम धातु के दाने, यानी कि कुछ दाने सोडियम धातु के डाले गए हैं और इसी के साथ नियॉन गैस भरी गई है। अब जैसे यू आकृति वाली ट्यूब है, इस यू आकृति वाली ट्यूब है, इसके चारों ओर हम क्या करेंगे, एक ये देखिए इसके चारों ओर एक हम यू शेप की एक और ट्यूब रख देंगे जिसके अंदर निर्वात होगा, यानी कि बिल्कुल भी एयर नहीं होगी। और दोनों यू आकृति वाली ट्यूब के बीच के स्थान को वायु रहित कर दिया जाता है, यानी कि वैक्यूम कर दिया जाता है। दूसरी बात, इस लैंप को हम लोग हाई रिएक्टेंस वाले ट्रांसफार्मर से, ये देखिए यहाँ पे मैंने हाई रिएक्टेंस वाला ट्रांसफार्मर क्यों कनेक्ट करा है, क्योंकि स्टार्टिंग में वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई चाहिए। वर्किंग की बात करें, देखिए वर्किंग है, सोडियम वेपर लैंप को एक हाई रिएक्टेंस वाले ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्ट करा। क्यों कनेक्ट करा, मान लो कि लोड है नहीं, स्टार्टिंग में लोड है नहीं, तो जैसे ही अपने इलेक्ट्रोड के बीच स्टार्टिंग के समय मुझे क्या चाहिए, हाई वोल्टेज, तो लगभग 380 से 400 वोल्ट तक वोल्टेज विकसित किया जाता है। और इस हाई वोल्टेज को इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग, जैसे ही इस हाई वोल्टेज को हम लोग देते हैं अंदर, तो नियॉन गैस में जो हमारी गैस भरी हुई है अंदर, उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग होने लगती है और जिससे हमारी लैंप जलने लगती है। अब सबसे खराब बात क्या है इस लैंप की, पूर्ण प्रकाशित होने में 10 से 15 मिनट का, यानी कि पूरी तरह से जो इसका ग्लो है, नेचुरल ग्लो, ठीक है ना, गोरी चिट्टी, वो लेगी समय 10 से 15 मिनट का समय लेगी। और लैंप के पूर्ण प्रकाशित हो जाने पर जैसे ही लैंप पूरी जल जाएगी तो उसका लोड घट जाएगा। जैसे लैंप फुल जल गई, ठीक है, लोड कंप्लीट हो गया, तो वो लोड उसका घट जाएगा और ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस उच्च होने के कारण उसकी आउटपुट वोल्टेज भी घट जाएगी। क्योंकि जैसे वो सारा लोड लेने गई, करंट लेने लग गई, तो उसका आउटपुट वोल्टेज धीरे धीरे घट जाएगा, लगभग 110 वोल्ट ही रह जाएगा। सो हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के पैरेलल क्रम में संयोजित कैपेसिटर। अब ये जो कैपेसिटर लगाए, देखिए वोल्टेज गिर रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो क्या होगा, इससे पावर फैक्टर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्यों, क्योंकि इसकी वाटेज अधिक है। अब क्योंकि मेरे ट्रांसफार्मर पे फर्क पड़ रहा है, इसी पावर फैक्टर पे फर्क पड़ रहा है, इसलिए मैंने एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। ये कैपेसिटर क्या करेगा, पावर फैक्टर को घटाने या बढ़ाने का काम करेगा। ये कैपेसिटर पावर फैक्टर को कम या ज़्यादा करने का, सॉरी ज़्यादा ही करेगा, कम क्यों करेगा, पावर फैक्टर को इंप्रूव करेगा एट लीडिंग, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं लीडिंग करेगा पावर फैक्टर को। चलिए अब विशेषताएं, कुछ ज़्यादा खास विशेषताओं में इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट प्रकाश उत्पन्न करता है। और इसी के साथ इसकी जो एज होती है, इसकी कार्यकारी आयु लगभग 3500 घंटे होती है, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा था। इस लैंप को हमेशा आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्रयोग करेंगे, कभी भी आप लटका के नहीं रखते। ये वाली जो लैंप आती है कभी भी नीचे की तरफ लटका के नहीं रखेंगे, क्योंकि लटका के रखेंगे तो सारा जो सोडियम में दाने डालें तो वो सारे नीचे की तरफ एकत्रित हो जाएंगे, जिससे लैंप का कार्य रुक सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइटिंग होती है कुछ इस तरह से झुकी हुई, और यहाँ पे कुछ इस तरह से, मानो कि मैंने अपनी लैंप लगा दी, तो इसको हमेशा इस तरह से लगाया जाता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल स्ट्रीट लाइटिंग, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रात्रि में सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। ये हो गया आपका सोडियम लैंप। देखिए दक्षता उसकी काफ़ी उच्च है, बड़े क्षेत्रफल वाले स्थानों के लिए एक प्रभावशाली लैंप है, और बर्न आउट होने पर इसे पुनः स्टार्ट किया जा सकता है। हानि, इस लैंप का रंग जो होता है अपेक्षाकृत खराब, इतना अच्छा हमें लाइट नहीं मिल पाती। और सोडियम, देखिए सोडियम कितनी खतरनाक धातु है, क्योंकि हवा में संपर्क में आते ही ये दहन हो जाता है। इसीलिए इसे ज़्यादातर हम क्या पानी में, या कह सकता हूँ मैं आपको घासलेट में, ज़्यादातर इसे घासलेट में रखा जाता है। तो ये था सोडियम वेपर लैंप। वर्किंग भी ज़्यादा हार्ड नहीं थी, ठीक है, ईजी थी। हम लोग कोशिश करेंगे एक दो बार पढ़ने की तो ईजिली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका मरकरी वेपर लैंप। अब मरकरी वेपर लैंप दोस्तों दो तरह की है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, लो प्रेशर, यानी कि जहाँ हाई प्रेशर पे मरकरी भरी जाएगी और लो प्रेशर पे। अब हाई प्रेशर पे मरकरी भरी जाएगी, देखिए पहला है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। तो इस प्रकार के लैंप में उपयुक्त गैस या गैसों का मिक्सचर जो भी होता है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में दबा दबा के बनाए। कभी कभार अपना बैग भरते हैं तो क्या बैग भरने तो एकदम उसके ऊपर बैठ के एकदम बैठ जाते हैं उसके ऊपर। ऐसे मान लो कि आपका ये बैग है, इसकी चेन नहीं लग रही, तो आप क्या करोगे, दोनों टांगे से रख के इस पर बैठ जाओगे, ठीक है, बैठ जाओगे और फिर हाथ से खींचे इसकी चेन लगाओगे। तो ऐसे ही बिल्कुल प्रेशर के साथ में एकदम गैस भर दी जाती है।
अब इसी आधार पर ये गैस, ये जो लैंप है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप भी 3 तरह की है, एमए टाइप यानी कि मरकरी आर्गन टंगस्टन और एमवी। ठीक है, अब एमवी क्या होता है आगे देख लेते हैं। चलिए सबसे पहला आता है एमए टाइप। तो इस प्रकार की संरचना इसमें, मतलब एमए टाइप यानी कि मरकरी आर्गन गैस लैंप में क्या होता है, एक बल्ब लगा रहता है बाहर की तरफ और जिसके अंदर एक दूसरा छोटा बल्ब लगा रहता है कांच का, और इन दोनों बल्ब के भी निर्वात, यानी कि जैसे अभी सोडियम लैंप था, जितने एरिया में इलेक्ट्रोड था उसको एक बल्ब के अंदर रखा और फिर एक बाहरी बल्ब लगाया जिसके बीच में निर्वात था। सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन है। देखिए यहाँ एक हाई रिएक्टेंस का ट्रांसफार्मर लगा दिया। देखिए ये है, देख रहे हैं आपको, ये कांच है और इसके बाहर एक और कांच लगा दिया जाता है, इसके बाहर एक और कांच लगा दिया जाता है। तो यहाँ बीच में निर्वात होता है। ये होते हैं आपके मुख्य इलेक्ट्रोड, फिर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड जो कि सिर टच होकर क्रिया प्रारंभ करता है। देखिए मरकरी और आर्गन गैस भर देंगे आप लोग बीच में, अंदर जो बल्ब है, और ये बाहर वाला है कठोर कांच से निर्मित। तो देखिए भीतरी बल्ब, जो अंदर के बल्ब के अंदर कैडमियम बोरेट, आप ध्यान रखें अंदर का जो बल्ब है इसके अंदर कैडमियम बोरेट या कैडमियम सिलिकेट आलेपित टंगस्टन, जो फिलामेंट या जो इलेक्ट्रोड आप प्रयुक्त कर रहे हैं वो कैडमियम बोरेट या कैडमियम सिलिकेट आलेपित टंगस्टन के 2 मुख्य इलेक्ट्रोड तथा एक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड होता है। इसके बाद इसमें मरकरी गैस और आर्गन गैस को हाई प्रेशर पे भरा जाता है। लैंप के साथ साथ इसके सीरीज में एक सीरीज ट्रांसफार्मर, चौक जैसे ट्रांसफार्मर ये, और एक पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट कर देता है। कैपेसिटर क्यों कनेक्ट किया, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए। चौक के प्रयोग किए वोल्टेज को हाई करने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कार्यप्रणाली की। इसकी वर्किंग तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस मरकरी वेपर लैंप में खास बात क्या है, ये जल्दी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आप जैसे बटन दबाओगे तो लगभग 3 से 5 मिनट में ये पूरी तरह से अपना प्रकाश दे देगी। तो देखिए क्या होगा, जैसे आप लोग 200 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो इलेक्ट्रोड के बीच स्पार्किंग प्रारंभ हो जाती है, और जैसे हाई इलेक्ट्रोड के माध्यम से, अब आपने जो हाई इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, रेजिस्टेंस लगाए, कहाँ पे लगाए थे आपने, इधर की तरफ आपको ध्यान हो, हाई रेजिस्टेंस लगाया। तो हाई रेजिस्टेंस के माध्यम से आर्गन गैस में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग, यानी कि जो आर्गन गैस है जो आपने मरकरी डाला वो अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करने लगेगा, और जैसे जैसे वो डिस्चार्ज करेगा आपकी लैंप ग्लो होने लग जाएगी। लैंप अपना पूरा प्रकाश 3 से 5 मिनट के समय में देता है, और यदि लैंप को ऑफ कर दिया जाए, मानो कि आप एक बार ऑफ करने के बाद दोबारा ऑन करोगे तो फिर इसे 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। ये लैंप वाटेज, अच्छा सोडियम वेपर लैंप की वाटेज इतनी अधिक नहीं थी, मगर आप हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप की बात करें, मरकरी आर्गन गैस की, तो ये ज़्यादा वाट की होती है, लगभग 250 से 400 वाट, और 30 से 40 ल्यूमेन वाट, यानी कि सोडियम वेपर लैंप के लगभग ये प्रकाश देती है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो मरकरी आर्गन लैंप है, प्रकाश में कोई भी अगर वस्तु गोल घूम रही है तो वो उल्टी दिशा में प्रतीत होगी इसकी लाइट में। तो ये इसका एक बहुत ज़्यादा नुकसान है, जिस वजह से इसका प्रयोग कार्यशालाओं में नहीं करते। और ये जो इफेक्ट है, जिस वजह से कोई भी वस्तु अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी, ये होता है स्ट्रेबोस्कोपिक इफेक्ट के कारण। यही स्ट्रेबोस्कोपिक इफेक्ट रहता है, जिस वजह से इसका प्रयोग ज़्यादातर स्ट्रीट लाइट में, पार्कों में तेज प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रारंभिक मूल्य उच्च होता है और कार्यकारी आयु इसकी अधिक होती है, सॉरी प्रारंभिक मूल्य कम होता है और इसकी कार्यकारी आयु भी बहुत अधिक है। अगर मान लो कि लैंप को स्टार्ट होने में, थोड़ा समय लग रहा है ना, 4 से 5 मिनट, तो ये भी एक लॉस है यार। लाइट जलाई तुरंत प्रकाश देना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात, मान लो कभी लैंप खराब हुई, अब इसमें मरकरी है तो इसका डिस्पोजल अच्छी प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि मरकरी एक बहुत ही हानिकारक धातु होता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अभी था हमारा मरकरी आर्गन, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप। तो ये क्या है, बिल्कुल मरकरी आर्गन से मिलती जुलती प्रक्रिया होती है। अंतर केवल इतना क्या है कि जो टंगस्टन का आपने फिलामेंट लगाया था उसके साथ एक थर्मल स्विच भी प्रयोग करेंगे, और बाकी जितनी भी कंस्ट्रक्शन है वो सेम रहेगी। एक और बात, इसमें स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड प्रयोग नहीं होता तथा बाह्य सर्किट में चौक तथा स्टार्टर भी प्रयोग नहीं किए जाते, जिस कारण इसे, अब देखो आपने चौक नहीं लगाई तो जिस वजह से आप डीसी भी दे सकते हो, एसी भी दे सकते हो, ठीक है, जो आपकी मर्जी हो वो मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप यानी कि एमएटी में दे सकते हो। अच्छा पुराने ज़माने में आपने देखो एमएटी की स्कूटर आता था रेड कलर का, M80 से लिखा हुआ, ठीक है, काफ़ी चलाया हुआ है आपने देखा हो तो। अब इसकी वर्किंग कार्यप्रणाली, प्रारंभ में यह फिलामेंट सामान्य फिलामेंट की भांति ही कार्य करता है। स्टार्टिंग में तो नॉर्मल फिलामेंट की तरह कार्य करेगा, लेकिन फिलामेंट द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से भीतरी बल्ब में भरी मरकरी वाष्प तथा आर्गन गैस में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जैसे जैसे आप सप्लाई देंगे और लैंप पूर्ण प्रकाश करने लग जाता है। इसी समय, ये जो टाइम है, इसी समय थर्मल स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है। जैसे ही पूरी तरह से हमारा प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा तो थर्मल स्विच आपका बंद हो जाएगा, और जैसे ही आपका थर्मल स्विच बंद हो जाएगा तो ये फिलामेंट के आधे भाग को सर्किट से अलग कर देता है, जिससे डिस्चार्ज वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, और इसमें फिलामेंट चौक तथा उच्च मान का रजिस्टेंस कार्य करता है, ठीक है। ये इसकी नॉर्मल वर्किंग थी एमएटी। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है,
टंगस्टन, ठीक है, आपका जो टंगस्टन फिलामेंट था उसके साथ आपने एक और चीज़ क्या प्रयोग कर ली, थर्मल स्विच। थर्मल स्विच आपने प्रयोग करा, ज़्यादा खास बात नहीं थी, है ना, बस। तो एक टंगस्टन फिलामेंट और एक थर्मल स्विच का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब देखो टंगस्टन फिलामेंट कहाँ है, ये रहा, देखिए ये रहा आपका टंगस्टन फिलामेंट। क्या ये पहले लगाया था, नहीं लगाया था, एम ए टाइप में नहीं लगाया था, ये एम ए टी टाइप में लगाया। हाँ अच्छा, अब बात वही 200 से 250 वोल्ट में आएगा, 300 से 500 वाट। देखो अभी जब आपको मरकरी आर्गन पढ़ाया तो वो 200 से 250 वाट था, मगर ये 300 से 500 वाटेज तक बनाए जाते हैं। और इसमें स्ट्रेबोस्कोपिक इफेक्ट नहीं था, तो सिर्फ स्ट्रेबोस्कोपिक इफेक्ट अभी तक तो एम ए टाइप में और किसी में नहीं आया। इसका प्रयोग सजावटी कार्यों में करते हैं। लैंप का जीवन काल उच्च होता है और लैंप का प्रकाश बहुत आकर्षक होता है, जैसे कि नीले रंग में काले रंग का मिश्रण, ठीक है। एक एट्रैक्टिव लाइट लगती है ना, बोलो यार लाइट देखी, मतलब लाइट तो क्या है भैया, मतलब अगर लड़का है तो उसके लिए कोई लड़की खड़ी है, और कोई लड़की है तो उसके लिए लड़का खड़ा है, और उसको देखते ही आप अट्रैक्ट हो गए। तो इस तरह की इसमें पावर होती है कि आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। मरकरी वेपर अर्थात मरकरी वेपर लैंप एम वी। तो इसकी संरचना लैंप की संरचना एम ए टाइप के लैंप के बिल्कुल समान होती है। अंतर केवल क्या है, इसमें डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें लाइट डिस्चार्ज होती है वो 5 सेंटीमीटर लंबी होती है और क्वार्ट्ज कांच की बनाई जाती है, जिससे कि अधिक तापमान सहन कर सके और हाई प्रेशर सहन कर सके। बाकी पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, अब विशेषताओं की अगर मैं बात करूँ तो ये 5 से 10 वायुमंडलीय प्रेशर पर, ठीक है, 5 to 10 वायुमंडलीय प्रेशर पर काम कर सकती है। वाटेज इसकी कम होती है 80 से 125 वाट पे, और इसमें जो कैपेसिटर लगाया जाता है वो 10 माइक्रोफैरड, ठीक, काफ़ी अच्छा कैपेसिटर हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन चौराहे, उद्योगशाला तथा उत्सव स्थलों में प्रकाश की व्यवस्था के लिए। देखिए मुख्य इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक एक्स्ट्रा आपने क्वार्ट्ज का कांच लगा दिया, कांच की नलिका लगा दी, जिससे कि इसका प्रेशर एरिया बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। बाकी तो देखो बल्ब ये क्या है, लट्टू ही तो लगाना है, ज़्यादा काम क्या करना है, पता नहीं क्यों पढ़ना पड़ता है भैया, बल्ब पे सीधे लगाओ चला दो, हमें क्या करना, फैक्ट्री में बनता रहेगा, मगर फिर भी आपके सिलेबस में डाल दिया जाता है और हमें पढ़ना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जय हो बापू की। चलिए लाभ, इस लैंप की दक्षता एवं आउटपुट, दक्षता की बात करें और आउटपुट की बात करें तो बहुत उच्च होता है, और इस लैंप की कार्यकारी आयु भी बहुत अधिक होती है। चलिए, इस लैंप को गर्म होने में लगने वाला प्रारंभिक समय 5 मिनट से अधिक होता है। इस लैंप में मरकरी होने के, अब मरकरी तो है इस लैंप में, इसीलिए वातावरण पर खूब प्रभाव डालता है, और इस लैंप में उच्च तापमान एवं दाब होने के कारण शीतलक की आवश्यकता पड़ती रहती है। शीतलक यानी कि कूलिंग। चलिए, तो अभी तक मैंने हाई प्रेशर लैंप में आपको 3 तरह के पढ़ा दिया। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में मरकरी आर्गन टाइप एम ए टाइप, मरकरी आर्गन टंगस्टन एम ए डी टाइप, और मरकरी वेपर यानी एम वी टाइप, 3 लैंप हो गए। अब आपका आएगा लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, ठीक है, तो इसे फ्लोरोसेंट लैंप भी, लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप को ही फ्लोरोसेंट लैंप कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कांच से निर्मित फ्लोरोसेंट ट्यूब या लो लैंप को लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप भी कहा जाता है। अच्छा, अब लो प्रेशर मरकरी लैंप क्या हो गया, आप सोचिए क्या है। आपने घरों में ट्यूबलाइट देखी नहीं देखी, तो ये जो आपके घरों में ट्यूबलाइट होती है ना, ये जो ट्यूबलाइट होती है ऐसे यहाँ पे चौक लगी रहती है, यहाँ से आप इसे सप्लाई देते हो 230 वोल्ट, यही तो आपका क्या है, ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट जो घरों में लगी रहती है उसे ही लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप कहते हैं, उसे ही लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप कहते हैं। चलिए, तो जहाँ पर निम्न शक्ति व्यय करने के पश्चात उत्तम प्रकाश यानी कि पावर व्यय कम करें और प्रकाश ज़्यादा मिले, वहाँ पर लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का प्रयोग किया जाता है। ये 20 से 40 वाट के कार्य में उपलब्ध होती है। अब इस लैंप के 3 मुख्य हिस्से हैं। स्टार्टर देखिए, मैं आपको स्टार्टर चौक सारी वर्किंग यहाँ पे बता दूंगा, ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्टर एक स्विचिंग युक्ति है जो किसी सर्किट को 20 से 25 बार प्रति मिनट, आपने देखा होगा जैसे आप लाइट दबाएंगे, पुराने टाइम पे, आजकल तो विदाउट स्टार्टर लाइट आती है, लाइट फटाफट जब होता था, स्टार्टर में झपझप होता था और उसके बाद लाइट जलती थी। तो ये झपझप कहाँ होता था, स्टार्टर में, ठीक है। ये लाइट का जो लपझप होती थी ये स्टार्टर में होती थी, 20 से 25 प्रति मिनट दर पर ऑन तथा ऑफ करती है। होता क्या है, इसमें 2 धात्विक पत्तियाँ होती है, ठीक है, ऐसे करके अपन देखें तो 2 धातु की पत्ती को एक छोटे कांच में, बिल्कुल छोटे कांच में इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि उनके मध्य बहुत कम, आप देख रहे हो इस डायग्राम में बिल्कुल कम गैप है। अब जैसे ही इस बल्ब और इस साथ साथ इस बल्ब में हीलियम गैस भी भरी जाती है, ध्यान रखेंगे हीलियम गैस भरी जाती है। जब इस धातु को वैद्युतिक स्रोत से कनेक्ट किया जाता है तो हीलियम गैस में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रारंभ हो जाती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जैसी ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ये क्या है, पत्तियां आपस में, जैसे ये मान लो ये पत्तियां हैं तो ये झुकने का प्रयास करेंगे और ये आपस में टच होती रहती है, और जिस वजह से ये आपका जलती है, जिस कारण स्टार्टर कंट्रोल सर्किट ऑन हो जाता है और लाल बैंगनी रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है। कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया रुक जाती है और
सर्किट ऑफ स्थिति में हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया 1 मिनट में लगभग 20 से 25 बार होती है। तो ये स्टार्टर ग्लो टाइप स्टार्टर, इसीलिए इस स्टार्टर को ग्लो टाइप स्टार्टर कहते हैं। देखिए ये स्टार्टर है, इसमें 2 द्विधात्मिक पट्टियां हैं, कांच की ट्यूब है, हीलियम गैस भरी गई है। जैसे आप लोग सप्लाई दोगे तो क्या होगा, ये आपस में टच होती रहती है, जिससे कि लाइट हमें बैंगनी रंग की लाइट हमें शो होती है, और इसे ग्लो टाइप स्टार्टर कहते हैं। कई बार इसके साथ में कैपेसिटर भी लगा दिया जाता है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। चौक, चौक का काम क्या है, वोल्टेज को बढ़ाना। चौक यानी कि दोस्तों मैं बताऊँ, चौक एक तरह का ट्रांसफार्मर होता है। चौक एक तरह का छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है। तो देखिए ये एक उच्च प्रेरकीय प्रतिघात वाला इंडक्टर होता है, जिसमें लोह पत्तियों से निर्मित कोर पर तांबे का इनिमल तार चढ़ाया जाता है। इसका कार्य एसी सर्किट में वोल्टेज घटाना व विद्युत धारा के मान को, अच्छा अब वोल्टेज को घटाना और बढ़ाने का काम क्या करता है, ट्रांसफार्मर करता है। बिल्कुल साधारण वर्तमान समय में साधारण चौक के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक चौक आती है, जिसके साथ यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक चौक होती है उसके साथ स्टार्टर की तो आवश्यकता है नहीं। और आजकल तो विदाउट स्टार्टर सीधे एलईडी, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी एकदम पतली पतली सी एलईडी लाइट्स भी आती हैं। तो देखिए ये चौक है इलेक्ट्रॉनिक वाली, जो ऐसा निकला रहता है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक चौक है। अब सॉरी ये चौक थी, अब इलेक्ट्रॉनिक चौक देखेंगे। ये वास्तव में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवश्यक हाई वोल्टेज तैयार करता है। ये क्या करता है, हाई वोल्टेज देता है। मैंने सीधे बता दिया आपको, ट्यूब में डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के बाद ये सर्किट ट्यूब को लो वोल्टेज पर स्टार्ट रखता है। यानी कि जैसे ही एक बार हाई वोल्टेज, आपको हाई वोल्टेज है, ट्यूब लाइट को स्टार्ट करने के लिए आपको हाई वोल्टेज देना होता है। जैसे एक बार हाई वोल्टेज मिल जाएंगे, फिर ये सर्किट को बंद करके लो वोल्टेज प्रोवाइड करने लग जाता है, और हाई वोल्टेज निर्माण की प्रक्रिया स्वतः ही रुक जाती है। इसमें विद्युत की खपत सामान्य चौक की तुलना में 40% कम होती है, और इस सर्किट का पावर फैक्टर यानी कि जब आप चौक इस्तेमाल करोगे तो लगभग 0.98 रहता है। स्विच ऑन करते ही ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है, और बाजार में 10 वाट, 20 वाट, 40 वाट एवं 80 वाट तक की चौक उपलब्ध रहती है। मतलब जितनी लाइट उतनी ही आपकी इस चौक लगा देंगे आप। चलिए अब देखते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब। एक बार पानी पीने की अनुमति चाहेंगे आपसे। चलिए बीच बीच में पानी पीना बहुत आवश्यक है। अगला देखिए फ्लोरोसेंट ट्यूब। अब जो मेन आपकी लाइट है उसके अंदर क्या क्या होता है, इसमें आपको पता है मरकरी भरा जाता है लो प्रेशर पे। ये 1 से 5 फुट लंबाई की तथा 2 से 4 mm व्यास की एक कांच की नली होती है। इसकी आंतरिक सतह पर ये जो इसकी इंटरनल आपने देखा है व्हाइट कलर का पाउडर होता है, वो पराबैंगनी किरणों को प्रतिदीप्ति में, जो पराबैंगनी किरणें इसको प्रकाश में परावर्तित करने के लिए एक पदार्थ की कोटिंग की जाती है, जैसे कि मैग्नीशियम टंगस्टेट। इसकी परत चढ़ी रहती है नली में 2.5 mm वायुमंडल प्रेशर पर। देखो प्रेशर कितना कम है, मात्र 2.5, जबकि हाई प्रेशर में 10 था, लगभग 5 से 10 था। 2.5 mm प्रेशर पर मरकरी की वाष्प, यहाँ वाष्प डाली जाती है तथा आर्गन गैस का मिश्रण भरा जाता है। एक नली में मरकरी की वाष्प की मात्रा लगभग 25 मिलीग्राम से 50। आप देखो, आप ग्राम सोच लो, 1 ग्राम कितना होता है, इतना सा। अब उस 1 ग्राम का भी 1/4 भाग, उस 1 ग्राम का भी 1/4 भाग, देखिए मिलीग्राम, सॉरी 1 ग्राम में, 1 ग्राम की अगर मैं बात करूँ तो 1 ग्राम में कितने हो गए, 1000 मिलीग्राम हो गए 1 ग्राम में। तो देखिए इसका भी 25 मिलीग्राम, यानी कि बहुत, आप सोच नहीं सकते उतनी कम मात्रा मिलाई जाती है। आप सोच नहीं सकते उतनी कम मात्रा मिलाई जा सकती है, और ये मात्रा ध्यान रखनी है। फ्लोरोसेंट ट्यूब का सर्किट ऑन करने पर चौक के हाई इंडक्टेंस के कारण सर्किट में कम मान की विद्युत धारा यानी कि हाई वोल्टेज और कम करंट फ्लो होती है, जिससे स्टार्टर ऑन हो जाता है और ट्यूब के फिलामेंट इस धारा प्रवाह के कारण गर्म होने लगते हैं। ये ट्यूब के फिलामेंट है, इस करंट फ्लो के कारण गर्म होने लगते हैं, और 1-2 सेकंड के बाद स्टार्टर ऑफ हो जाता है, जिससे चौक के हाई रिएक्टेंस के कारण फिलामेंट के बीच में उच्च विभवांतर विकसित हो जाता है। और ये हाई विभवांतर यानी कि लगभग 1000 वोल्ट ट्यूब में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और ये पूरा ट्यूबलाइट हमारी ग्लो करती है। देखिए कनेक्शन कैसे होते हैं, जो एसी सप्लाई आती है तो इसका न्यूट्रल पॉइंट तो हम लोग देते हैं डायरेक्ट ट्यूबलाइट पे, न्यूट्रल पॉइंट डायरेक्ट ट्यूबलाइट पे, और जो फेस का पॉइंट है वो जाता है पहले चौक पे, और चौक से फिर ट्यूबलाइट में कनेक्शन। अब स्टार्टर दूसरी तरफ होता है तो ट्यूबलाइट के जो दोनों पॉइंट बचे हुए हैं उन्हें हम लोग डायरेक्ट स्टार्टर पे देते हैं। डायरेक्ट कहाँ देते हैं, स्टार्टर पे। और इसके अंदर तो मरकरी और आर्गन गैस भरी हुई है। स्टार्टर अपनी ऑन ऑफ क्रिया को 20 से 25 बार प्रति मिनट की दर से दोहराता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान रखिए। अब वर्किंग देखें इसकी, तो ट्यूब की कार्यरत अवस्था में, ट्यूब की जो आपकी कार्यरत अवस्था है, 40 वाट की फ्लोरेंट ट्यूब में से लगभग 40 वाट की जो आपकी ट्यूब है इसमें से लगभग 430 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब दिन जैसा प्रकाश उत्पन्न कर सकती है, यानी कि जैसे दिन में प्रकाश आता है वैसा प्रकाश उत्पन्न करती है, जिसकी दक्षता 60 ल्यूमेन प्रति वाट तक होती है, जिसकी एफिशिएंसी 60 ल्यूमेन पर वाट है, और इसकी कार्यकारी आयु लगभग 5000 से 7500 होती है। इसकी जो कार्यकारी आयु होती है दोस्तों वो 5000 से लगभग
7,500 घंटे होती है। तो आप देख सकते हैं ट्यूबलाइट सबसे अच्छा क्या है, लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप यानी कि ट्यूबलाइट चलती है। इसका उपयोग घरों में, दुकानों में, सड़कों पर प्रकाश लाइट कहीं भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी ऊष्मा अपेक्षाकृत बहुत हीट कम होती है, तो प्रकाश की मात्रा भी कम मिलेगी। दक्षता उच्च होती है। ये लैंप लो ग्रेड से हाई ग्रेड की रेंज में उपलब्ध होती है। इसकी आयु बहुत अधिक होती है। हानि देखो, लाभ है तो कुछ हानि होंगे। इस लैंप में बेलास्ट यानी कि प्री हीट, इंस्टेंट स्टार्ट, रैपिड स्टार्ट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि तुरंत स्टार्ट होना पड़ता है इसको। इस लैंप में चौंध को यानी कि जो चौका चौंध आती है ग्लेयर को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। वैसे लगाते नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर आवश्यकता पड़ती है अगर आपको कंट्रोल करना है तो। फ्लोरोसेंट मटेरियल कौन सा होगा, जो मटेरियल आपने कोटिंग की थी ना, वो कौन कौन सा मटेरियल हो सकता है अकॉर्डिंग टू आपको कलर क्या चाहिए। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब की आंतरिक सतह पर एक ऐसे पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है जो यूवी रेस निकल रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की यूवी रेस है, उसको एब्जॉर्ब करके प्रकाश किरणों में परावर्तित कर सके। इसके लिए जो हम लोग मटेरियल लगाते हैं उसे ही फ्लोरोसेंट मटेरियल यानी कि प्रतिदीप्त पदार्थ कहा जाता है। अब भिन्न भिन्न प्रकार के फ्लोरोसेंट मटेरियल की परत द्वारा भिन्न भिन्न रंग उत्पन्न किए जाते हैं। अब मान लें कि आपको नीला रंग चाहिए तो आप क्या लगाओगे, कैल्शियम टंगस्टेट। नीला सफेद चाहिए तो मैग्नीशियम टंगस्टेट, यानी कि टंगस्टेट तो लगेगा नीले रंग में। अब अगर प्योर नीला चाहिए तो कैल्शियम, और सफेद चाहिए नीला तो मैग्नीशियम टंगस्टेट। हरा रंग चाहिए तो जिंक, ध्यान रखेंगे, हरा रंग चाहिए तो जिंक सिलिकेट। पीला और सफेद चाहिए तो जिंक बेरिलियम सिलिकेट। दूसरी चीज है आपको पीला और गुलाबी चाहिए तो कैडमियम सिलिकेट, और यदि आपको गुलाबी चाहिए तो कैडमियम बोरेट। तो ये कुछ कलर्स हैं जो आपको ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको तो मम्मी पापा के साथ पढ़ना है, IMP। फ्लोरोसेंट ट्यूब एवं चौक विवरण किस किस साइज की क्या चौक आती है, तो इसको क्या कर दो, पढ़ो तो पढ़ो, वरना ये याद रहते नहीं, हटा दें इसे। फ्लोरोसेंट ट्यूब पर DC कनेक्शन अगर हम दें तो क्या होगा, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब को DC से भी ऑपरेट किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ट्यूबलाइट को DC से ऑपरेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, परंतु DC पर ऑपरेट कराने पर ट्यूब कोई संतोषप्रद कार्य नहीं होता, और DC पर फ्लोरोसेंट ट्यूब पावर बहुत ज़्यादा लेगी। क्या होगा, ये पावर बहुत ज़्यादा लेगी और इसकी कार्यकारी आयु भी घट जाएगी। और इसके अतिरिक्त अगर आप इसी स्थिति में इसको प्रयोग करते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में काली पड़ जाएगी और बेकार हो जाएगी, ठीक है। डायग्राम दिखाएंगे, नीचे डायग्राम दिखा लेंगे कि फ्लोरोसेंट ट्यूब को AC की तुलना में DC पर कार्य प्रणाली में मुख्य अंतर क्या होता है कि चौक में DC के लिए कोई रिएक्टेंस नहीं होता। अब चौक है, क्या DC पे वर्क करेगी, नहीं करेगी, तो इसमें विद्युत करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि स्टार्टिंग में मैं करंट को कम रख रहा था, मगर चौक तो हम लगा नहीं सकते DC में, तो वहाँ चौक लगेगी नहीं, तो चौक की वजह से वोल्टेज लो होगा, करंट हाई होगी। इसके अतिरिक्त DC पर ऑपरेशन के लिए स्टार्टर के स्थान पर पुश बटन का प्रयोग करेंगे। अब स्टार्टर भी AC पे काम करता है, तो हम लोग देखिए पुश बटन लगाया, चौक में यहाँ पे लगा नहीं सकता था, ठीक है, चौक तो यहाँ पे लगा दिए, बट चौक के स्थान पर पहले हमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और लाइट हमारी ले देके खराब हो जाती है, इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं करता। दो फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट, अब दो फ्लोरोसेंट ट्यूब को पैरेलल या सीरीज, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी कि आप फ्लोरोसेंट ट्यूब को सीरीज में कनेक्ट करें या पैरेलल में। मान लेता हूं मैं, अगर दो फ्लोरोसेंट ट्यूब को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो इसके लिए दोनों ट्यूब की कुल वाटेज के तुल्य वाटेज की चौक, यानी कि मान लो कि दो ट्यूबलाइट है, अब जो जितनी मान लो 20 वाट की एक ट्यूबलाइट, 20 की एक ट्यूबलाइट है, तो दोनों के बराबर मुझे 40 वाट का लगभग वो चाहिए चौक। उदाहरण के लिए 40 वाट की चौक के साथ दो 20 वाट की ट्यूबलाइट प्रयोग कर सकते हैं, और सर्किट में केवल एक स्टार्टर ए को बहुत है, मगर चौक आपको या तो दो लगाओ, और अगर एक लगा रहे हो तो दोनों के बराबर की पावर का लगाएंगे। पैरेलल कनेक्शन देखिए, कार्यशालाओं तथा शोरूम में अधिक प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। तो पैरेलल कनेक्शन तो जैसे आपके घरों में जो होता है ना, अगर मान लो अलग अलग कमरे में जो ट्यूबलाइट लगी हुई है तो वो क्या है, एक तरह का पैरेलल कनेक्शन है, एक तरह का पैरेलल कनेक्शन ही तो है। चलिए तो देखिए, इस सर्किट में फ्लोरोसेंट ट्यूब, दो चौक तथा दो स्टार्टर। अब यानी कि दोनों कमरों में अलग अलग ट्यूबलाइट है, दोनों के लिए अलग अलग चौक और अलग अलग स्टार्टर प्रयोग करेंगे। तो ये जो है ना आपके घरों में सप्लाई होती है, वही है आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब पैरेलल कनेक्शन। तो आपसे पूछे, बताइए फ्लोरोसेंट ट्यूब का पैरेलल कनेक्शन कहाँ देखा जाता है, घरों में, और सीरीज कनेक्शन कहाँ लगाओगे, जहाँ जरूरत होगी वहाँ लगाएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। घरों में कभी भी सीरीज में नहीं लगाते हम लोग, पैरेलल कनेक्शन होते हैं। चलिए अब बात करते हैं फिलामेंट लैंप जो प्रयोग किए हमने और फ्लोरोसेंट ट्यूब, इनमें अंतर क्या होते हैं। कुछ अंतर है बेसिक जो आ सकते हैं। फिलामेंट लैंप में सिर्फ लाल और पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है, जबकि इसमें विभिन्न विभिन्न रंग के प्रकाश आते हैं। फिलामेंट लैंप में छाया बहुत गहरी बनती है, मगर इसमें छाया या तो बनेगी नहीं या बहुत हल्की बनेगी। फिलामेंट लैंप बहुत कम मूल्य की होती है, जबकि इसका मूल्य अधिक आता है। फिलामेंट लैंप का स्थापना सरल और अनुरक्षण न्यूनतम है, और जबकि इसका स्थापना और
अनुरक्षण अधिक कठिन होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब का। इसकी उम्र बहुत कम होती है यानी कि 1000 घंटे, जबकि ये 5000 से 7500 घंटे तक चल सकती है। फिलामेंट लैंप एक प्रकाश के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न करती है, जबकि फ्लोरोसेंट ट्यूब यह प्रकाश के साथ साथ बहुत कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। फिलामेंट लैंप की दक्षता, आउटपुट दक्षता 8 से 10 ल्यूमेन वाट होती है, जबकि फ्लोरोसेंट ट्यूब की 40 से 60 वाट होती है। इसे फिलामेंट लैंप को बार बार स्विच ऑन ऑफ करने से इसकी कार्यकारी आयु घटती नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे बार बार स्विच ऑन ऑफ करोगे फिलामेंट लैंप को, इसकी कार्यकारी आयु घटेगी ही घटेगी। अब देखिए कुछ फॉल्ट, उनके कारण तथा निवारण तो लिखे हुए हैं भाई, ये फॉल्ट होगा तो क्या होगा, कैसे कारण है निवारण, तो ये चीज़ आप स्वयं पढ़ने का कष्ट करेंगे, ये चीज़ अपन स्वयं पढ़ने का कष्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब विविध विशेष प्रकार की फ्लोरोसेंट ट्यूब। अब फ्लोरोसेंट ट्यूब भी देखिए काफ़ी प्रकार की है और ये फ्लोरोसेंट ट्यूब का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। अब लास्ट टॉपिक रह गए हैं 2, देखिए। सामान्यतः प्रयोग होने वाली फ्लोरोसेंट ट्यूब ऑन करने पर स्टार्ट होने में कुछ 5 से 15 सेकंड लेती है, अतः फ्लोरोसेंट ट्यूब के इस दोष की क्षतिपूर्ति के लिए कुछ और ट्यूबलाइट्स आई। देखते हैं कौन कौन सी ट्यूबलाइट हमारे सामने आई। रैपिड स्टार्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब। अब देखिए ये ट्यूब किस तरह से होती है। इस प्रकार की ट्यूबलाइट में ट्रांसफार्मर टाइप का चौक, जो चौक है वो पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर टाइप का प्रयोग करा, जिसमें प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में से फिलामेंट को गर्म करने के लिए लो वोल्टेज की टेपिंग निकाली जाती है। ट्यूब के फिलामेंट को लगातार गर्म किया जाता है, जिस कारण ट्यूब शीघ्रता से, यानी कि क्या है, ये लो वोल्टेज हमेशा देता रहता है, जिससे कि फिलामेंट आपका गर्म रहता है और तुरंत ऑन हो जाता है। तो इस ट्यूब के साथ कभी भी आपको स्टार्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि स्टार्टर का उस फिलामेंट को गर्म करता है, जल्दी से हाई करंट लेके गर्म करता है, और यहाँ पे इसीलिए स्टार्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अतिरिक्त इस ट्यूब के प्रकाश में कंपन दोष भी समाप्त हो जाता है, यानी कि फ्लिकरिंग, जो लाइट की फ्लिकरिंग हो रही थी वो नहीं होगी, क्योंकि लाइट तुरंत ऑन हो जाती है। मगर इस ट्यूब के संयोजन में सावधानी अपनानी आवश्यक है कि आपका जो आपने क्या लगाया है, बेलास्ट का काला सिरा फेस से ही कनेक्ट हो। जो काला पॉइंट है वो फेस से और न्यूट्रल का बहुत ज़्यादा ध्यान आवश्यक है, क्योंकि आपको यहाँ पे फेस की सप्लाई देनी है। इस चौक में आपको सीधे सीधे फेस की सप्लाई देनी है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आई होप आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। इंस्टेंट स्टार्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब। अब इंस्टेंट स्टार्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या है। इस प्रकार की ट्यूबलाइट में फिलामेंट प्रयोग किए जाते हैं और छोटे छोटे फिलामेंट प्रयोग करेंगे और उनका संयोजक सिरा केवल एक ही, यानी कि सिर्फ एक ही कनेक्टिंग पॉइंट होता है फिलामेंट को एक ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा। अभी हमने क्या करा, एक ट्रांसफार्मर लगाया, मगर यहाँ पे एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया, और ट्रांसफार्मर में भी टाइप होता है, तो यहाँ पे हमने ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया और उसके द्वारा हाई वोल्टेज देंगे, जिससे वो तुरंत ही लाल गर्म हो जाएगी। तो सिंगल वाइंडिंग से एक ही साइड में, दोनों साइड में नहीं, सिर्फ एक ही साइड में फिलामेंट है और उसी को गर्म करेंगे और ट्यूबलाइट तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए इस ट्यूबलाइट के साथ भी स्टार्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती और बेलास्ट का आकार छोटा होता जाता है, बेलास्ट का आकार छोटा हो जाता है और ट्यूब के प्रत्येक सिरे पर केवल एक पिन कनेक्टेड रहती है। ट्यूब के प्रत्येक सिरे पर कितनी पिन रहेगी, सिर्फ और एक। ये देखिए ट्यूब और ये बेलास्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। सो उपरोक्त दोनों ही प्रकार की फ्लोरोसेंट ट्यूब का उपयोग सार्वजनिक स्थलों की प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है, यानी कि जो जनरल हम लोग व्यवस्था करते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे स्टार्टर की आवश्यकता नहीं हो। चलिए, तो अब आती है आपकी नियॉन लैंप। अच्छा, अब नियॉन लैंप क्या होती है? क्या आपने किसी ने नियॉन बल्ब देखा है? आपने जो जेब में टेस्टर रखा रहता है ना, टेस्टर देखा हो आपने, उस टेस्टर को जिससे आप लैब वगैरह में काम करते हैं, वही आपका नियॉन टेस्टर कहलाता है, क्योंकि उसमें जो बल्ब है वो नियॉन बल्ब है। इस संरचना, इसमें कांच का एक छोटा सा बल्ब होता है, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड एक दूसरे के आसपास स्थापित होते हैं और बल्ब में लगभग 10 mm पर नियॉन गैस भरी जाती है और प्रत्येक इलेक्ट्रोड से, हर इलेक्ट्रोड से क्या होता है, एक एक सिरा या पिन संयोजित की जाती है। नियॉन लैंप के एक इलेक्ट्रोड के सिरे में हाई रेजिस्टेंस लगभग 2 किलो ओम से ज़्यादा का, ठीक है। ये रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं? ये रेजिस्टेंस 230 वोल्ट को तो 110 वोल्ट तक घटा देता है और करंट की वैल्यू को भी कम कर देता है, इसीलिए यह लैंप एक कोल्ड कैथोड प्रकार का लैंप। देखिए ऐसा हमने एक छोटा सा बल्ब देखा है ना, ये तो नियॉन लैंप है और नियॉन लैंप की कई जगह पे हम छोटे छोटे लैंप भी प्रयोग करते हैं। नियॉन लैंप हालांकि बड़ा भी आता है और एक छोटा इंडिकेटर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे भी हम लोग नियॉन इंडिकेटर ही कहेंगे। इंडिकेटर प्रकार के नियॉन लैंप की वाटेज 0.5 वाट से भी कम रखी जाती है, आकार में छोटा होता है और इसकी एक लीड के श्रेणी क्रम में हाई रेजिस्टेंस, यानी कि आप देखो 100 किलो ओम से भी अधिक का रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस 100 किलो ओम से भी अधिक का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आप एक बार बताओ कि जो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम का रेजिस्टेंस और 1000 किलो ओम का रेजिस्टेंस, क्या इन दोनों के बीच में कुछ अंतर होगा क्या? यानी कि बोले 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस तो बहुत हल्का होगा और 10,000 किलो ओम का रेजिस्टेंस बहुत भारी होगा, क्या ऐसा होगा क्या? बताओ, ऐसा कभी नहीं होता। एक ही साइज के रेजिस्टेंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई 1 ओम का भारी है और 1000 किलो ओम का नहीं, मतलब 1 ओम का हल्का है और 1000 किलो ओम का भारी है, ऐसा कभी नहीं होता है, ध्यान रखेंगे।
कार्यप्रणाली देखेंगे, लैंप के इलेक्ट्रोड्स के बीच, जो आपका लैंप होता है और उसके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसके बीच 110 वोल्ट AC विभवांतर उपस्थित होने पर 110 वोल्ट AC विभवांतर उपस्थित होने पर नियॉन गैस आयोनाइज होती है। जैसे ही इसके बीच 110 वोल्ट आएगा, ये आयोनाइज हो जाएगी और आपको लाल गुलाबी रंग का प्रकाश देने लगेगी, जो कि बहुत कम होता है, ठीक है, डिम जिसे कहते हैं हम लोग। एप्लीकेशन, लैंप या इंडिकेटर का उपयोग विद्युत स्रोत की उपस्थिति दर्शाने के लिए ज़्यादातर क्या है कि भाई हाँ सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है इसके लिए। बाकी जो रूम होते हैं लाइट लैंप के लिए, हाँ सुहाना मौसम मतलब रोमांटिक मौसम हो रखा है तो नाइट लैंप के लिए, वह सामाजिक लैंपों सजावटी लैंपों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये लैंप डीसी पर भी कार्य कर सकता है, परंतु उसका मान 150 वोल्ट तक होना आवश्यक है। अगर 150 वोल्ट से अधिक डीसी आप लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया यहाँ से। इसके अतिरिक्त डीसी लैंप में नेगेटिव इलेक्ट्रोड का आकार पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की अपेक्षा बड़ा रखा जाता है। लाभ देखिए, इन लैंपों का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में वैद्युतिक परिपथों में भी किया जा सकता है। इसकी ल्यूमेन प्रति वाट प्रदर्शन क्षमता उच्च होती है। और हानि है, ये डीसी पर कम वोल्टेज पर, यानी कि अगर आप डीसी में काम में ले रहे हो तो बहुत कम वोल्टेज पर लेनी पड़ेगी। नियॉन साइन ट्यूब के, अभी जो नियॉन साइन ट्यूब बताया, आपने कई दुकानों के बारे ना नाम देखे होंगे लिखे चमकदार एकदम नाम, तो वो जो चमकदार नाम होते हैं ना, वो इस नियॉन साइन ट्यूब की वजह से ही होते हैं, ठीक है। आपने नाम लिखा, जैसे कि मानो कि मेरा नाम लिखते हैं और किसी का नाम क्यों लिखो भाई, मैं अपना नाम लिखूँ ना, अभिषेक। अब मानो यदि अभी में से अगर ट्यूब लाइट निकले तो ये नियॉन ट्यूब की वजह से होता है। तो इसकी संरचना 1 से 5 मीटर लंबी होती है, ठीक है। ये सारी ये टेढ़ा मेढ़ा बना दिया जाता है, कोई काम का नहीं है। देखिए ये जो देख रहे हैं नाम, तो ये क्या है, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पहली बात तो ट्रांसफार्मर के थ्रू कम वोल्टेज भी दे दिया, और फिर इसमें लाइट ग्लो होती है। फिर इनमें क्या होता है, लाइट का ग्लो होता है। सो नली के दोनों सिरों पर एक एक बेलनाकार इलेक्ट्रोड स्थापित किया जाता है। इलेक्ट्रोड ठंडी अवस्था में ही कार्य करता है, इसलिए इस ट्यूब को, जो ये नियॉन ट्यूब है, इसे कोल्ड कैथोड ट्यूब भी कहा जाता है। ट्यूब में पहले वैक्यूम उत्पन्न करते हैं और उसे 3 से 20 mm दाब पर नियॉन आदि गैस के द्वारा सील कर दिया जाता है। नियॉन साइन ट्यूब के लिए अर्थ तथा मुख्य संयोजक के बीच अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 5000 वोल्ट अनुमेय है, अर्थात सेंटर टेप की सेकेंडरी वाइंडिंग के दोनों मुख्य सिरों के बीच लगभग 10,000 वोल्टेज अनुमन्य है। नियॉन साइन ट्यूब सर्किट में ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग 1500 वोल्ट तक सीमित होना चाहिए। यानी कि आपको हाई वोल्टेज तो चाहिए ही चाहिए। एक बात ध्यान रखना, ये जो छोटी छोटी लाइट है इनमें आपको हाई वोल्टेज और लो करंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। हाई वोल्टेज और लो करंट की आवश्यकता होती है। तो नियॉन साइन ट्यूब का सर्किट आपको दर्शाया गया है। ट्रांसफार्मर लगाए, कैपेसिटर, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए, और ये फ्यूजर में स्विच तो लगाएंगे ही लगाएंगे। वर्किंग की बात करें तो इस प्रकार के ट्यूब के ऑपरेशन के लिए लगभग 900 से 1000 वोल्ट प्रति मीटर लंबाई के अनुसार 1000 से 5000 वोल्ट तक हाई वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। और इस कार्य के लिए हम लोग हाई रिएक्टेंस वाला स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं। सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट का मान कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर आप वोल्टेज हाई दे रहे हैं तो स्टार्टिंग करंट का मान कम हो जाएगा, परंतु डिस्चार्जिंग क्रिया प्रारंभ हो जाने के बाद विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है और कार्यकारी वोल्टेज का मान आधे से भी कम रह जाता है। सेकेंड चीज, जैसे ही ट्रांसफार्मर के हाई रिएक्टेंस के कारण सर्किट के पावर फैक्टर का मान घट जाता है, तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए हम लोगों ने एक कैपेसिटर भी कनेक्ट कर दिया है। नियॉन साइन ट्यूब के द्वारा विभिन्न रंग का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए अलग अलग गैस भरी जाती हैं। तो देखिए नियॉन गैस का भी पूछेगा, अगर आपको लाल चाहिए तो नियॉन, नारंगी चाहिए तो नियॉन के साथ आर्गन, नीली चाहिए तो पारे के साथ, पारे की वाष्प के साथ आर्गन देगा नीली लाइट, आपको पढ़ाया था मैंने अभी। सुनहरी लाइट चाहिए तो नियॉन प्लस हीलियम, हरी लाइट चाहिए तो नियॉन और पारे की वाष्प के साथ पीली कांच की नली, और पीला चाहिए तो हीलियम के साथ पीले कांच की नली। अबे यार तो वैसे ही व्हाइट के साथ नली लगा लो ना, अलग अलग रंग की, क्या है, उस पर पन्नी लपेट दो। इतनी मगजमारी करने की क्या जरूरत है कि ये गैस लाओ और वो गैस लाओ। हमारे देश के इंजीनियर होता है ऐसे ही काम करते हैं, बस तू बता कौन सी लाइट चाहिए, बी रंग की पन्नी लार और बी पे लपेट दो। विशेषताएं क्या है, इसकी कार्यकारी आयु लगभग 10,000 घंटे। अरे भाई रे, मतलब आप देखो 10,000 घंटे। क्या अभी तक कोई ऐसी लैंप आई जिसकी आयु आपने 10,000 घंटे पढ़ी? नहीं आई। तो एकमात्र लैंप जिसकी आयु 10,000 घंटे होती है, नियॉन लैंप। लाभ देखिए, इसकी ल्यूमेन प्रति वाट प्रदर्शन क्षमता बहुत उच्च होती है। एयरपोर्ट, रनवे व फ्लाइट की लैंडिंग के समय रोशनी प्रदान करने के लिए एलईडी से अधिक विश्वसनीय है ये, है ना। एलईडी से अधिक विश्वसनीय क्या है? नियॉन लैंप्स। कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप के प्रकाश की तुलना में शीत ऋतु में ये लैंप अधिक उपयुक्त तरीके से कार्य करती हैं। हानि की बात करें तो इस लैंप में ट्यूब के आकार की सीमितता होती है। जो ट्यूब है उसके आकार की सीमितता होने के कारण ये थोड़ी हानि देता है। और आर्गन गैस का प्रयोग ठंडे मौसम में नहीं कर सकते, तो आर्गन के स्थान पर आपको दूसरी लैंप की गैस डालनी पड़ेगी। अब देखिए नियॉन साइन लैंप और फ्लोरोसेंट ट्यूब, इसमें क्या अंतर है ये पढ़ते हैं। तो देखेंगे नियॉन साइन ट्यूब और फ्लोरोसेंट ट्यूब। नियॉन साइन ट्यूब पहला देखेंगे।
ट्यूब के दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड स्थापित कर दिए थे। सबसे पहले तो क्या करा, ट्यूब के दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड स्थापित कर दिए गए और फ्लोरोसेंट ट्यूब में इसके दोनों सिरों पर फिलामेंट स्थापित किए जाते हैं। नियॉन साइन ट्यूब की लंबाई 5 मीटर होती है, जबकि इसकी लंबाई बहुत कम यानी कि 1.5 मीटर होती है। नियॉन साइन ट्यूब का व्यास 10 से 20 mm होता है, जबकि फ्लोरोसेंट ट्यूब का व्यास 20 से 40 mm होता है। नियॉन साइन ट्यूब लगभग 5000 वोल्ट पर ऑपरेट होती है, जबकि फ्लोरोसेंट ट्यूब तैयार 800 से 1000 वोल्ट पर ऑपरेट हो जाती है। नियॉन साइन ट्यूब को किसी भी आकार में बनाया जा सकता है, मगर फ्लोरोसेंट ट्यूब को सिर्फ और सिर्फ सीधा बनाएंगे। नियॉन साइन ट्यूब विभिन्न गैसों तथा रसायनों के प्रयोग से अलग रंगों में मिल जाएगी, जबकि फ्लोरोसेंट ट्यूब में आपको कोटिंग करनी पड़ती है। नियॉन लैंप में तो गैस भरते हैं और फ्लोरोसेंट ट्यूब में कोटिंग करते हैं। नियॉन लैंप का इस्तेमाल विज्ञापन कार्य के लिए किया जाता है, और जबकि सामान्य प्रकाश की व्यवस्था के लिए आप लोग फ्लोरोसेंट ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, अभी तक हमने 3 इंपॉर्टेंट लाइट्स के बारे में पढ़ लिया है। सबसे पहले था सोडियम वेपर लैंप, सबसे पहले था गैस डिस्चार्ज लैंप, ठीक है। फिलामेंट लैंप सबसे पहला क्या था आपका, बात करें तो देखिए फिलामेंट लैंप हो गया आपका। फिर था आपका गैस डिस्चार्ज लैंप, वो भी हो गया। फिर नियॉन लैंप हो गया। अब है कार्बन आर्क लैंप। अब है आपका नेक्स्ट आता है कार्बन आर्क लैंप। अभी देखें चैप्टर अभी 2 से 3 पेज हमारे रह गए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कार्बन आर्क लैंप क्या होती है और किस प्रकार से कार्बन आर्क लैंप की वर्किंग है। चलिए कार्बन आर्क लैंप के बारे में सबसे पहले हम लोग अपना माइक ठीक कर लेते हैं। इसकी संरचना क्या होती है आप देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आर्क से आप लोग क्या समझते हैं, जहाँ की आग लगने की संभावना हो सकती है ना। आप देखो पूरा पे अपन आग लगा के दिखाएंगे आपको। तो होता क्या एक्चुअली में, इसकी कंस्ट्रक्शन में 2 इलेक्ट्रोड के बीच एयर गैप रखा जाता है, क्योंकि आग लगने के लिए एयर गैप जरूर होना चाहिए। जैसे ही इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रोड के बीच आर्क पैदा होगी, यानी कि आग लगेगी। यहाँ पर कहता है भाई आग मत लगा 2 के बीच में, तो आग हमेशा 2 लोगों के बीच में लगती है, यानी कि 2 इलेक्ट्रोड के बीच आग लगेगी, जो कि एक तीव्र प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और इसी सिद्धांत पर आर्क लैंप कार्य करती है। इसमें मुख्यतः 2 कार्बन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव छड़ होती है, जो एक दूसरे पर नुकीली होती हैं। यानी कि इनका जो एक पॉइंट होता है ना, इस तरह से होती हैं, ये नुकीली होती हैं। इसमें से पॉजिटिव छड़ नेगेटिव छड़ की अपेक्षा दुगनी मोटी होती है। पॉजिटिव छड़ के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। जो आपकी पॉजिटिव छड़ होती है उसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाएगा, जो कि ब्लास्ट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ब्लास्ट कहलाता है। दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य जो गैप रखा जाता है वो 1.5 से 6 mm तक रखा जाता है। देखिए मतलब गैप आप देख रहे हैं, ये 1.5 से 6 mm कितना कम गैप है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आपको पता होगा 10 mm, ठीक है, 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में सिर्फ इतना ही होता है। ठीक है, इससे भी कम, ये भी मैंने ज़्यादा बना दिया मान लो आप। यानी कि 1.5 से 6 mm तक का गैप रखा जाता है। देखिए एयर गैप के एक और रिफ्लेक्टर। अब ये देखिए क्या हुआ, ये ब्लास्ट लगा दिया आप लोगों ने। 2 इलेक्ट्रोड है और इन दोनों के बीच गैप है। जैसे आप वोल्टेज दोगे, डीसी सप्लाई दोगे, ये इसमें आग लगेगी, और आग लगेगी तो क्या होगा, मसाला मिलेगा, यानी कि लाइट मिलेगी। तो इसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार होती है, जब इलेक्ट्रोड पर 40 से 60 वोल्ट डीसी अप्लाई की जाती है तो इलेक्ट्रोड के मध्य आर्क पैदा हो जाती है, और इस आर्क से तीव्र प्रकाश उत्सर्जित होता है। प्रकाश का जो पॉजिटिव भाग होता है, यानी कि ये पॉजिटिव भाग 85%, प्रकाश का 85% पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से और 10% भाग नेगेटिव इलेक्ट्रोड से तथा केवल 5% भाग आर्क से इमिट होता है। यानी कि आग से आप देखें कि जो लाइट इमिट हो रही है उस टोटल लाइट का 85% तो पॉजिटिव पॉइंट से और बाकी 10% नेगेटिव पॉइंट से और 5% ही सिर्फ आर्क से उत्सर्जित होता है। तो यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का तापमान सबसे ज़्यादा होगा 3500 से 4000 डिग्री, और नेगेटिव का उससे कम 2000 डिग्री होता है। विशेषताएं क्या है कि ये 20 लुमेन पर वाट पर देखिए, यानी कि सिर्फ इतने कम ल्यूमेंस पर ये इतनी ज़्यादा लाइट देता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल सिनेमा प्रोजेक्टर तथा सर्च लाइट इत्यादि में किया जाता है। लाभ की अगर हम बात करें तो इस लैंप की चमक उत्तम होती है। इस कारण यह स्ट्रीट या किसी फैक्ट्री के बड़े भाग की लाइटिंग में, क्योंकि इसकी चमक बहुत अधिक होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी बड़ी फैक्ट्री या स्ट्रीट के भाग में इसको प्रयोग करते हैं। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए आर्क लैंपों की तुलना में जो हमने आर्क लैंप ली, ये लैंप बहुत सस्ता है। ठीक है, ये चीज़ है। हानि देखें तो इसमें कार्बन की छड़ों को एक निश्चित समयांतराल, यानी कि एक निश्चित समयांतराल के बाद चेंज करना पड़ेगा, जो आपकी छड़ें कार्बन की। और ये लैंप हानिकारक यूवी रेस यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणें प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत हानिकारक है। इसीलिए तो कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग नहीं किया जाता। अब यहाँ तक आपके क्लासिफिकेशन में था। अब 5th पॉइंट था अन्य महत्वपूर्ण लैंप। अब अन्य महत्वपूर्ण लैंप में बहुत सारे लैंप है, एक एक करके उन सभी लैंप को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हैलोजन। अच्छा, क्या किसी ने हैलोजन वर्ड आप सभी लोगों ने सुना होगा। हैलोजन शादी पार्टी कोई ब्याह होता है, क्या बोलते, बोले जा बेटा पड़ोस वाले चाचा से यहाँ के 2 हैलोजन लैंप ले आ।
तो हेलोजन बड़ी लाइटें होती हैं जो कि हम लोग किसी विवाह आदि में या मतलब मांगलिक कार्यक्रम या कोई बड़ा फंक्शन हो तब काम में लेते हैं। तो आवर्त सारणी में उपस्थित हेलोजन समूह के अंतर्गत, ठीक है, आपने अगर पीरियोडिक टेबल 11-12 के स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर है तो पता है, नहीं पता तो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, सिंपल बात सुनेंगे। क्लोरीन इत्यादि गैस होती है हेलोजन ग्रुप में। हेलोजन लैम्प, ठीक है, हेलोजन लैम्प व सामान्य लैम्प में अंतर केवल इतना है कि बाकी गैसों में आर्गन भरी जाती थी, मगर यहाँ पे हम लोग हेलोजन समूह की, जो हेलोजन एक ग्रुप होता है उसकी गैस की बहुत अल्प मात्रा भरेंगे। यहाँ पे हम लोग मरकरी या आर्गन गैस नहीं भरेंगे, यहाँ पे हम लोग हेलोजन क्लास होती है, एक हेलोजन होता है ग्रुप जिसके अंतर्गत कई गैसें आती है जैसे कि आयोडीन, ब्रोमीन या क्लोरीन, वो गैस भरी जाएगी, बस बाकी सेम है। देखिए संरचना क्या होती है इसमें, क्वार्ट्ज से बनी लंबी व पतली नली में टंगस्टन का कॉइल्ड फिलामेंट, टंगस्टन का कॉइल्ड फिलामेंट स्थापित किया जाता है। और क्वार्ट्ज से बनी नली का प्रयोग, जो क्वार्ट्ज से बनी नली है उसका प्रयोग हम लोग उच्च तापमान सहनशीलता के कारण किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस लैम्प में हेलोजन समूह की गैस की उपस्थिति का प्रमुख लाभ। अब जो हेलोजन ग्रुप की गैस है उससे होगा क्या, यह लाभ होता है कि टंगस्टन के वाष्पीकृत अणु पुनः फिलामेंट पर, जो टंगस्टन के अणु वाष्पीकृत हो जाते हैं, टंगस्टन यानी कि जो फिलामेंट है उसके अणु के वाष्पीकृत होने लगते थे, मगर अब ये दोबारा वाष्पीकृत होकर पुनः फिलामेंट पर जमा हो जाएंगे, इसलिए टंगस्टन के वाष्पीकृत अणु दूर ना फैले, इसलिए इस लैम्प की नली संकीर्ण यानी कि बहुत ऐसी संकीर्ण रख सके, एकदम पास पास और उच्च तापमान सह सकने वाली बनाई जाती है, जिससे कि फिलामेंट उच्च तापमान पर हो और अधिक प्रकाश उत्पन्न कर सके। ये होता है आपका टंगस्टन हेलोजन लैम्प। देखिए कितनी पतले संकीर्ण ट्यूब है, ठीक है, और बाहर इसकी कनेक्टिंग लीड लगा रखी है। तो विशेषताएं क्या है, इस लैम्प की दक्षता 20 से 25 लुमेन प्रति बार तथा कार्यकारी आयु क्षमता लैम्प से दुगनी होती है। अच्छा आपने देखिए हेलोजन में लाइट एकदम पतली सी, तो ये वही ट्यूब तो है, ठीक है, ये वही ट्यूब लाइट तो है। बाहर देखें, बाहर चपटा पॉइंट होता था और अंदर की तरफ इस तरह से होता था। तो ये हो गई आपकी हेलोजन लैम्प। हेलोजन लैम्प इसके वाटेज बहुत ज़्यादा होते हैं, ध्यान रखना ये बहुत ज़्यादा वाटेज पे, क्योंकि ज़्यादा लाइट देती है तो ज़्यादा वाटेज पर आती है, 300, 500, 1000 वाट तक की आती है। और इसकी आयु सामान्य लैम्प की तुलना में दुगनी होती है। एप्लीकेशन क्या है, हेलोजन लैम्प स्टेडियम, हवाई अड्डे, स्टेशन, प्रदर्शनी मैदान, स्विमिंग पूल, गोदाम, मतलब बहुत जगह पे, बट जहाँ टेम्परेरी काम होता है वहीं पे, और कई जैसे परमानेंट जगह जैसे कि स्टेडियम, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, यहाँ पे भी काम में ली जाती है। अब लाभ क्या क्या है, इनकी कार्यकारी क्षमता बहुत उच्च रखी जाती है, इनकी कार्यकारी क्षमता बहुत उच्च होती है। इन लैंपों में ब्लास्ट, ठीक है, जो ब्लास्ट आप लोग प्रयोग कर रहे थे उसकी आवश्यकता नहीं है। हानि, ये उष्मा बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, मतलब इतनी हीट देते हैं कि हीटर की जरूरत नहीं है, इस पर रख के आप चाय बना सकते हो 5 लोगों के लिए, ठीक है, 4 आप लोगों के लिए बनाना और 1 कप मेरे लिए बनाना और भिजवा देना। इस लैम्प में प्रकाश का स्तर एलईडी की तुलना में, जो प्रकाश का स्तर है एलईडी की तुलना में कम होता है। इसके बाद आती है CFL। अच्छा CFL लाइट देखी होगी ना, जो ऐसी घरों में लाइट होती है, ऐसी लाइट आती है, ठीक है, एक तो ऐसे करके वर्टिकल में भी आता है और एक हॉरिजॉन्टल में ही घूमी, जैसे ये डायग्राम है। तो ये होते हैं आपके CFL। CFL का पूरा नाम कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, कई बार आपके ITI के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। इस लैम्प की कार्यप्रणाली फ्लोरोसेंट लैम्प के समान ही होती है, इसे CFL के नाम से भी जाना जाता है, इसे CFL के नाम से भी जाना जाता है। और इस लैम्प का प्रयोग इनकैंडिसेंट लैम्प, इस लैम्प का प्रयोग इनकैंडिसेंट लैम्प के स्थान पर किया जाता है। इसमें उच्च प्रारंभिक वोल्टेज के लिए, यानी कि आप हाई वोल्टेज, आपको हाई चाहिए, वोल्टेज क्या चाहिए, हाई चाहिए, क्योंकि इनकैंडिसेंट लैम्प के स्थान पर ये प्रयोग करें हम लोग, तो प्रारंभिक वोल्टेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रयोग करते हैं, और जब लैम्प कार्यरत अवस्था में होती है तब ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट करंट तथा वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है। देखो अब हेलो, आपको पता है CFL बहुत कम वाट पे 3, 5, 9, 11, 14 इन वाट में उपलब्ध होती है, और ये घरेलू या औद्योगिक दोनों काम में ले सकते हैं। लाभ तो लाभ ही लाभ है साहब इसके, क्या, इनकैंडिसेंट लैम्प की तुलना में कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प 8 से 10 गुना ज़्यादा लाइट देती है, आपको बताओ 8 से 10 गुना ज़्यादा लाइट देगी। और 100 वाट के, यानी कि एक बात करेगी, एक 18 वाट की जो लैंप है, 18 वाट का CFL एक 100 वाट के बल्ब के बराबर प्रकाश देगा। और तब देखो बिजली की कितनी बचत हो गई, बिजली की कितनी बचत हो गई, ये 50 to 80% ऊर्जा का व्यय कम करता है, यानी कि लाइट कम लेगा और बाकी वातावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये लैंप तापमान, अगर ज़्यादा तापमान के आसपास इसे रखेंगे तो ये खराब हो जाएगी। और इन लैंपों की कीमत थोड़ी सी, अब यार बल्ब 10 रुपये का आ जाता है, मगर CFL 50, 60, 100 रुपये की आती है। अब CFL को भी देखो, पहले क्या हुआ, बल्ब था इनकैंडिसेंट लैंप, उसे किसने हटाया, CFL ने, क्या अब CFL की चलेगी नहीं, इसे भी हटा दिया गया LED फ्लूड लाइट के द्वारा। तो वर्तमान समय में हेलोजन लैंप सोडियम वेपर लैंप आदि के स्थान पर, सोडियम वेपर लैंप के स्थान पर LED लाइट प्रयोग करते हैं। ये लाइट 15 वाट से 350 वाट तक की रेंज में बनाई जाती है, और ये वही AC 250 वोल्ट पर ऑपरेट होती है।
जबकि लाइट के अंदर एक रेक्टिफायर सर्किट के द्वारा आवश्यक वोल्टेज को डीसी आपूर्ति एलईडी, अब एलईडी डीसी पे कार्य करती है, तो इस सर्किट के अंदर एक रेक्टिफायर होता है जो कि वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करके एलईडी को देता है। इन लैंपों को दीवार, छत एवं खंभे इत्यादि पर आरे में ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी आयु कितनी दे रखी है, पढ़ भी सकते हो 50,000। अभी तक तो मैंने CFL पढ़ा था 10, ट्यूबलाइट पढ़ा था 10,000, CFL और उसके बाद एलईडी सबसे ज़्यादा आयु होती है 50,000 घंटे। और पावर फैक्टर आप देख रहे हो कितना इंप्रूवमेंट है, 0.95। एप्लीकेशन तो सब जगह पर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, टोटल हर जगह पर इस्तेमाल की जा सकती है। लाभ, ऊर्जा खपत बिल्कुल कम हो गई। ये लाइटें निम्न तापमान पर भी प्रचालित हो सकती हैं। रंगों की संख्या सीमित होती है, ज़्यादातर व्हाइट कलर में मिलती है। और इस लाइट में सिंगल यूनिट की ब्राइटनेस कम होती है, यानी कि जो अगर आप छोटी छोटी देखें आपने गोल घुमा के होती है, अगर सिंगल यूनिट होगी, आप देखिए छोटी सी लाइट होती है, इतनी छोटी छोटी लाइटें लगी रहती है एलईडी, है ना, इतने छोटे छोटे बल्ब होते हैं और इन बल्ब का एक ग्रुप होता है जो कि पूरा एलईडी लाइट्स बनाता है आपके बल्ब। तो सिंगल यूनिट की ब्राइटनेस थोड़ी कम होती है, फिर भी इतनी होती है कि आप सोच नहीं सकते हैं। सोलर लैंप, अब सोलर लैंप क्या होते हैं? सोलर लैंप प्राय एलईडी लैंप, सोलर पैनल, बैटरी चार्जर इत्यादि से निर्मित एक प्रकाश व्यवस्था है। ये एक आउटडोर लैंप होता है। उत्तम प्रतिदीप्ति दक्षता एवं अधिक जीवन काल इत्यादि इसकी मुख्य विशेषता है। डीसी चार्ज कंट्रोलर के कंट्रोल के अंतर्गत असंपर्क कंट्रोल स्वचालित रूप से अंधेरे में लाइट को ऑन ऑफ कर देता है और दिन के समय लाइट को ऑफ रखता है। दिन के समय ऑफ रखता है और जैसी रात होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, ये लाइट ऑन हो जाएगी। तो बस इतनी सी चीज़ इसमें ध्यान रखनी है आपको, बाकी ध्यान नहीं रखना। यानी कि खंभों पे आजकल आपने देखा है ये सोलर लाइट लगी रहती है और यहाँ पे आपके सोलर पैनल लगा रहता है, तो ये स्टोरेज करता रहता है बैटरी में। छोटी सी बैटरी लगा देते हैं हम लोग नीचे की तरफ और इस बैटरी से फिर रात में सप्लाई मिलती है इसे। तो एप्लीकेशन हानि सब आप होता है सजावटी लाइट है। अब सजावटी लाइट की व्यवस्था सिस्टम कैसे होता है, देखो सजावटी लाइटें दो प्रकार की होती हैं। सीरीज ऑफ लो वोल्टेज बल्ब, यानी कि लो वोल्टेज के छोटे छोटे 2-3 वोल्टेज के बल्ब आपने देखा होगा आपके दिवाली पर ज़्यादातर आप जो बल्ब लगाते हो। अब देखो आप सप्लाई कितना देते हो, 230 वोल्ट सप्लाई दे रहे हो, मगर वो छोटे छोटे 2 वोल्ट के बल्ब कैसे लगाएंगे? अब इन्हें सीरीज में जोड़ दें। आपको पता है सीरीज में वोल्टेज जुड़ जाते हैं, तो इतने मान लो अगर एक मैं कहता हूँ 2.3 वोल्टेज का एक बल्ब है, तो मैं 100 बल्ब को एक साथ जोड़ूंगा जब जाके 230 वोल्ट होगा। 100 बल्ब को एक साथ सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए बल्बों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, सोर्स वोल्टेज अपॉन एक बल्ब की वोल्टेज प्लस सोर्स वोल्टेज अपॉन एक बल्ब की वोल्टेज का 5%। और ऐसे ही आगे करके धीरे धीरे हम लोग निकालते जाते हैं बल्बों की संख्या। सीरीज क्रम में लड़िकों में सभी बल्बों की विद्युत धारा वहन क्षमता एक समान होती है। तो आपको पता है सीरीज में करंट का मान तो सेम होता है जबकि वोल्टेज का मान अलग अलग रहता है। मानो 6 वोल्ट के बल्ब के लिए 230 वोल्टेज आपके पास है, तो 6 वोल्टेज का बल्ब लगाना है, ठीक है, 6 वोल्टेज के आपको बल्ब लगाने हैं। तो क्या करेंगे, 230 में 6 का भाग देंगे तो 38। अब एक और भाग देंगे कि 230/6 का 5%, तो 2 बल्ब और निकल के आ गए, तो हम लोग लगभग 40 वोल्ट, क्योंकि थोड़ा वोल्टेज अलग रखना यार। मान लो कम वोल्टेज के हुए तो 1-2 बल्ब खराब हो गए, तो इसीलिए 40 बल्ब लगाए जाते हैं। अब देखिए 2.8 वोल्ट बल्बों के लिए, 2.8 बल्ब के लिए तो 230 को 3.8 से डिवाइड करेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह से लड़ी के बल्ब लगाए जाते हैं। अगला है सीरीज ऑफ जनरल सोर्स वोल्टेज बल्ब। अब जो बल्ब होते हैं एक्चुअली में उनको लगा दिया अपन ने, तो कैसे लगाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक देखिए अपॉन में बड़ी रेटिंग आती है, एक बल्ब की वाट या फिर अधिकतम सोर्स वोल्टेज, मानो कि एक बल्ब का वाटेज कितना है या अधिकतम सोर्स कितना है, अपॉन तार आदि की करंट रेटिंग, तार की करंट रेटिंग अपॉन एक बल्ब की वाटेज। देखिए देखते हैं, मानो कि 15 वाट के बल्बों के लिए 250 वोल्ट सोर्स वोल्टेज पर 5 एम्पेयर करंट रेटिंग वाले फ्लेक्सिबल तार पर अन्य फिटिंग के लिए बल्बों की संख्या, तो 5 एम्पेयर तो करंट की रेटिंग है, 15 वाट या फिर 250 वोल्ट, 15 वाट अपॉन वाट अपॉन वोल्टेज कह रहा है, यानी कि 15 वाट अपॉन 250 वोल्ट 0.06 हुआ। फिर इसको 65 वाट करेंगे, यानी कि टोटल आप 83 बल्ब आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हर बल्ब 15 वाट का ही है, हर बल्ब 15 वाट का, इसलिए मैं 83 बल्ब कनेक्ट कर सकता हूं। जलते बुझते, अब आपने देखा होगा जल रहे हैं बुझ रहे हैं, कभी कोई जल रहा है कभी कोई जल रहा है। तो इस प्रकार की लड़ी कैसे होती है, इस प्रकार में के कम वोल्टेज वाले बल्बों की लड़ी के सीरीज क्रम में ट्यूबलाइट स्टार्टर, जो ट्यूबलाइट का स्टार्टर है ना, या फ्लैशर लैंप आदि कनेक्ट करके, और ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति लगाते हैं। और सोर्स वोल्टेज वाले बल्बों की लड़ी को जलाने बुझाने के लिए एक ड्रम स्विच होता है जो कि अलग अलग तरह से उन्हें जलाता बुझाता है। तो हालांकि इतने काम करनी है, अपन को क्या ध्यान रखना है, जलाने बुझाने का काम क्या करता है, ड्रम स्विच। तो ठीक है, ये ड्रम स्विच है, देखिए अंदर एक स्विच लगा रहता है पूरा, और कब कौन सी लाइट जलाने उस हिसाब से जलता रहता है। तो ये हमारे इतने काम का नहीं है। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखनी है कि ड्रम स्विच के इस्तेमाल करके हम लोग लाइटों को
कभी भी जला बुझा सकते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइम पे जलती बुझती रहती हैं। बस इतनी चीज़ है। और ये देखिए आपका चैप्टर आज का खत्म हो गया, आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है मेरी तरफ से, बिल्कुल ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। देखिए मैं बता दूं इस चैप्टर में लगभग आपके पास काफ़ी क्वेश्चन है, लगभग 70 क्वेश्चन हैं। तो लगभग 70 क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आप एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए। अगर आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, देखिए पहले मेरी तरफ से क्या है, मैं आपको चैप्टर करा रहा हूँ, बाद में हम लोग जब रिवीजन क्लास चलाएंगे, उस टाइम पे मैं आपको ये सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। उससे पहले क्या, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जुड़ना जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जुड़ना जरूरी है। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, चैप्टर समझ आया या नहीं आया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5वां चैप्टर करेंगे। अभी तक 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं।